पीआर यादव है टारगेट हाई, कि कोई भी एक बेसिक बुक आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ आप वो बेसिक बुक भी करो। जस्ट बिकॉज ऑफ जो बुक है, जैसे पीआर यादव की हम बात करते हैं तो पीआर यादव में सारा पीवाईक्यू है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम है ना, उसको क्रैक करने के लिए ना एक स्ट्रेटजी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप पता चले कि आप वही पढ़ रहे हो, बार बार वही पढ़ रहे हो, तो आपको क्या चीज नहीं पढ़ना है। अब किसी की मतलब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप पीवाईक्यू से आप आइडेंटिफाई करो उन टॉपिक्स को और उन्हीं को रिवाइज करो और उनको डीप में भी जा सकते हो। क्योंकि जो नोट सेट है ना, उसके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो आप उनको करो बहुत अच्छे से। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द मॉर्निंग। कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो, उससे पहले यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया है इस बार नॉर्सेट 8 में, नॉर्सेट 7 में, नॉर्सेट 6 में, नॉर्सेट 5 में एंड नॉर्सेट 4 में। 5 इयर्स के अगर आपने PYT नॉट PYQ, PYT का मतलब है अगर इस बार प्राग्स मैनूवर से क्वेश्चन आया तो जरूरी नहीं है कि अगली बार प्राग से आए, अगली बार मैनूवर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो चाहे मैनूवर ब्रीच का हो, चाहे वो मैनूवर शोल्डर का हो, चाहे वो मैनूवर रिटजन मैनूवर। सो एज अ होल मैनूवर वाला टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मैनूवर्स प्रिपेयर करने, आपको ये नहीं करना कि अब मैं बस केवल ब्रीच के मैनूवर्स प्रिपेयर कर। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नॉर्सेट की जो अप्रोच है ना बेटा, दैट इज अ फनल शेप्ड अप्रोच। फनल शेप्ड अप्रोच का क्या मतलब है? टॉपिक्स रिपीट होंगे, उन टॉपिक्स के वो डेप्थ में जाएंगे, राइट? तो सेम टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एमटीपी एक्ट पे क्वेश्चन आएगा तो अब की बार एमटीपी एक्ट पे कुछ अलग क्वेश्चन बन जाएगा। अनीमिया पे क्वेश्चन आएगा, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम पे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। अब उसमें से क्वेश्चन अलग तरीके से बन जाएगा। सो दीज आर द टॉप, आपको टॉपिक्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, राइट? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो बेटा फ्रॉम यू कि in an hour, जब आप like you probably have not joined any job, right? So एक दिन में how many hours were you giving? 8 to 10 hours Consistently? There is a very good image over here. ये मेरे फोन में हमेशा रही है नोट 7 के बाद, और मैंने यही सोचा है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम 6 ही घंटे पढ़ते हैं, हमारे मन में गिल्ट होता है कि आज मैं 8 घंटे नहीं पढ़ी हूँ। बट वो गिल्ट आपको कभी नहीं लेके आना, क्योंकि आपने एटलीस्ट 0 तो नहीं दिया है ना। 0 नहीं देना है, कुछ ना कुछ जरूर करना है। चाहे आप एक टेस्ट दो, चाहे आप एक टॉपिक रिवाइज करो, बट 0 मत करना किसी भी दिन। और वही कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि 8 से 10 घंटे। बट देखो अगर हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम 8 से 10 घंटे दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं। तो 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और सेकंड चीज, अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हम बोलते हैं कि नहीं होगा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 3 अटेम्प्ट देने के बाद। सबसे मेन जो फैक्टर है ना, वो सिर्फ एक है, अपनी गलतियों को देखो। आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर में, आप ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव ज्यादा कर रहे हो, वो सबसे मेन है। क्योंकि एट द एंड वहां पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन को निकालना है। आप एक राउंड जाओ और देखो, आपको जो फर्स्ट बार में आंसर आ गया वो आ गया, अपने आंसर को उधर चेंज मत करना। एब्सोल्युटली, प्लीज, ये गलती बहुत लोग करते हैं। फर्स्ट टाइम जो आप आंसर मार्क करते हो ना, जनरली वो राइट होता है। एंड अगर आपने आंसर चेंज किया मतलब आपने ओवरथिंक किया, एंड ओवरथिंकिंग गलतियां लेकर आता है, राइट? सो ऑलवेज बिलीव योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग। जो फर्स्ट आंसर होता है ना, जनरली दैट्स द राइट आंसर। जितने चेंज करके आओगे ना, वो गलत आंसर्स होंगे।